हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है संडे स्पेशल में। क्योंकि आज आपको मैं करवा रही हूँ धे का मॉक टेस्ट। ठीक है, और ये धे का है। इसमें कौन सा है, 1 और 2। टेस्ट नंबर 1 और 2 है इसमें, और धे का मैं पूरा करवा दूंगी। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, अभी जो भी मॉक करवाए जाएंगे उसका आपको एनालिसिस नहीं मिलेगा। ठीक है, वो मैं आपको लिख कर नहीं दूंगी। इसके बाद जब हमारा एग्जाम नजदीक आ जाएगा, यानी कि अक्टूबर से जो हम मॉक लगाएंगे उसका मैं आपको लिखकर एनालिसिस भी करवाऊंगी वीडियो के माध्यम से। लेकिन अभी जो होगा उसका एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इसको ना अभी ज्यादा ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग। अभी हम लोग कितना करेंगे, सिर्फ 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग करेंगे डेली, मतलब डेली नहीं। मैं अभी आज संडे है तो आज आपका 50 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर 2 दिन बाद में 50 क्वेश्चन में और करवा दूंगी। 2-3 दिन में इसे पूरा करवा दूंगी। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको करिएगा। मैं भले ही आप लोग को एनालिसिस नहीं दूंगी, लेकिन आप लोगों को एनालिसिस करना ही करना है। ठीक है, तो ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग जितने भी मॉक लगाएं उसका एनालिसिस जरूर करें। और मेरी मानिएगा ना, तो A4 साइज की जो पेपर आते हैं वाइट वाले, आप लोग लेते आइएगा, ताकि जो भी गलत हो आप लोग लिख सकें, और जो भी आप लोग छोड़ दे रहे हैं उसको लिख सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन, महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। कंबोज उत्तरापथ में स्थित था, और आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद में था। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें कौन कौन सा सही है, देखिए, मत्स्य महाजनपद में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था, तो ये बिल्कुल सही है। कंबोज जो था वो उत्तरापथ में स्थित था, ये भी बिल्कुल सही है। आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद में था, ये गलत है। तो हमारा कौन सा सही होगा, 1 और 2 सही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पे। तो देखिए, हमारा दूसरा सवाल है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। और देखिए, इसमें पूछा क्या है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट ये क्वेश्चन में देख लेना चाहिए कि सही पूछा है या गलत पूछा है। ठीक है, तो पहला अभिकथन है, अशोक का बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण उसका भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख है। और कारण क्या दिया है, इस शिलालेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध धम्म तथा संघ का अभिवादन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, देखिए, ये दोनों सही है, यानी कि ए सही है और आर उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। रुकिए, थोड़ा सा जूम कम करते हैं, तब आपको आंसर भी दिखेगा साथ में। अभी दिख रहा है आंसर, थोड़ा और। इतना सही है ना, देखिए। तो क्या है, अशोक का बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण उसका भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख है, तो बिल्कुल सही है ये। इस शिलालेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध धम्म तथा संघ का अभिवादन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका होगा पहला। अब देखिए, आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इल्तुतमिश के समय अवध में पृथु का विरोध हुआ था। ठीक, अलाउद्दीन द्वारा राज्य में आंतरिक विद्रोह से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई गई थी।
और तीसरा क्या है? तीसरा है गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो इनमें इसमें कौन सा क्या पूछा है? असत्य कथन चुनना है। कौन सा कथन? असत्य कथन चुनना है। तो देखिए ये इसमें दूसरा गलत है। कैसे? अलाउद्दीन द्वारा राज्य में आंतरिक विद्रोह से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति ये अलाउद्दीन का नहीं था। ठीक है, इसीलिए ये गलत है। ये किसने अपनाया था? बलबन ने। किसने अपनाया था? बलबन ने। ठीक है, और ये सही है। इल्तुतमिश के समय अवध में पृथु का विरोध हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। और गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं, चलिए अपने चौथे क्वेश्चन पे। क्या है? राज्य दिया है और राज्य का चिन्ह दिया है, और इसमें क्या करना है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित पूछा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन में ना देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में ना कि ये हम लोग यहाँ जरूर गलत कर देते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो ये ध्यान से देखिएगा कि सही पूछा है या गलत। तो चलिए क्या पूछा है? सही सुमेलित कौन है? तो देखिए क्या है? चोल की राज्य चिन्ह क्या था? बाघ। चेर का धनुष बाण। पांडे का मछलियां। और डी में क्या दिया है? सभी सही सुमेलित हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? डी, सभी सही सुमेलित हैं। यानी कि चोल राज्य की राज्य चिन्ह बाघ था, चेर का धनुष और बाण था, और पांड्य का क्या था? मछली थी। ये सभी सही सुमेलित हैं। अब आते हैं हम पांचवे पे। पांचवे में क्या दिया गया है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। क्या दिया है? सही उत्तर चुनना है। प्रमुख दक्कन राज्य और संस्थापक उसका पूछा है। ठीक, क्या पूछा है? सही दक्कन राज्य और उसका संस्थापक। तो देखिए बीजापुर को किसने स्थापित किया था? तो यूसुफ आदिल खान ने। तो ए का क्या होगा? 2। तो यहाँ से देखते हैं कौन कौन सा, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। ये एलिमिनेशन मेथड अगर रहे ना तो 50% क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो बीजापुर, यूसुफ आदिल खान। तो ए का क्या होगा? 2, यानी कि ये सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब आते हैं किस पे? अहमदनगर को किसने स्थापित किया था? मलिक अहमद ने। अहमदनगर को किसने स्थापित किया था? मलिक अहमद ने। तो यानी कि बी का 1, तो अभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। गोलकुंडा की स्थापना किसने किया था? तो गोलकुंडा की स्थापना किसने किया था? कुली शाह ने। तो इससे हो गया ना, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 4 दिया है, यानी कि हमारा पहला सही होगा। और देखिए इसे एक बार याद करिए। बीजापुर की स्थापना किसने किया था? यूसुफ आदिल खान ने। अहमदनगर की स्थापना किसने किया था? तो मलिक अहमद ने। देखिए कैसे याद रखेंगे इसे? अहमदनगर मलिक अहमद, अहमदनगर मलिक अहमद। गोलकुंडा की स्थापना किसने किया था? कुली शाह ने। गोलकुंडा की स्थापना कुली शाह ने। कुंडा से याद रखिएगा कुली, कुंडा से क्या याद रखिएगा? कुली। तो गोलकुंडा की स्थापना किसने किया था? कुली शाह ने। बीदर की स्थापना किसने किया था? अमीर अली बरीद ने। बीदर की स्थापना किसने किया था? अमीर अली बरीद ने। तो देखिए बीदर से बरीद, गोलकुंडा से कुली शाह, अहमदनगर से मलिक अहमद, बीजापुर से यूसुफ आदिल खान। ये ऐसे याद रखेंगे ना तो दिमाग याद रखता है चीजें। देखिए अब क्या है? निम्नलिखित अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देशों में से कौन से दास तटीय रेखा से सम्मिलित हैं? किससे? दास तटीय रेखा से सम्मिलित हैं। तो इसमें कौन कौन सा है? लाइब्रेरिया, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया और सियरा लियोन। तो इसमें लाइबेरिया तो होगा नहीं, लाइबेरिया नहीं होगा। और
तो देखिए लाइबेरिया नहीं होगा तो हम लाइब्रेरिया से किसे एलिमिनेट करते हैं, ये दो को हम एलिमिनेट करके हटा सकते हैं। वेट देखिए लाइबेरिया नहीं होगा, और ऐसा जरूर होता है ना कि एक ना एक दो हम लोग को जरूर पता होता है, तो लाइबेरिया नहीं होगा तो इससे कौन सा, दो तो हट गए, अब बचा है दो। तो देखिए टोंगो होगा, बेनिन ये भी होगा, नाइजीरिया ये भी होगा, तो कौन और नहीं है, सियरा लियोन अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, सी। कौन सा हो जाएगा, सी। अब आते हैं हम छठे क्वेश्चन पे अपने। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करें, सॉरी, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। पर्वत और प्रकार दिया है, ठीक। तो देखिए इसमें कैसे हम निकालेंगे, यूराल पर्वत, सबसे पहले तो ये बताइए यूराल पर्वत है कहाँ, एक क्वेश्चन ये भी है इसमें, लेकिन देखिए मैं बताती हूँ। यूराल पर्वत कैसा है, वलित पर्वत है, ठीक है। सियरा नेवादा कैसा है, सियरा नेवादा, नेवादा लिखा है, सियरा नेवादा कैसा है, तो खंड पर्वत है, कैसा पर्वत है, खंड पर्वत है, यानी कि दो छोटे छोटे यहाँ पे पर्वत है, इसीलिए इन्हें कैसा पर्वत माना जाता है, खंड पर्वत बोला जाता है। ब्लैक हिल्स, ब्लैक हिल्स किसे बोला जाता है, तो ब्लैक हिल्स बोला जाता है ज्वालामुखी पर्वत को। और किलिमंजारो, किलिमंजारो क्या है, खंड पर्वत, नहीं नहीं गलत हुआ, देखिए फिर से मिलाते हैं इसे। यूराल पर्वत, यूराल पर्वत कैसा है, तो वलित पर्वत है, तो देखिए ये दो हम एलिमिनेट करके हटा दिए। अब लड़ाई किस में है, ए और बी में। सियरा नेवादा ये कैसा है, तो ये है खंड पर्वत है, हाँ सियरा नेवादा कैसा पर्वत है, खंड पर्वत है, यानी कि अभी भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं कौन कौन से, ब्लैक हिल्स और किलिमंजारो, तो इसमें से देखिए सी जो है, ब्लैक हिल्स कैसा है, गुंबदाकार पर्वत है, और माउंट किलिमंजारो कैसा है, ज्वालामुखी पर्वत है। ये कहाँ है किलिमंजारो, आप बताइएगा। यहाँ से मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक यूराल पर्वत कहाँ पे पड़ता है और एक किलिमंजारो कहाँ पे पड़ता है, ठीक। देखिए तो इसमें कौन सा होगा, पहला होगा यूराल वलित पर्वत है, सियरा नेवादा खंड पर्वत है, ब्लैक हिल्स गुंबदाकार पर्वत है, और किलिमंजारो कैसा है, ज्वालामुखी पर्वत है। अब देखिए कौन सा है, निम्नलिखित पर विचार करें, निम्नलिखित पर विचार करें, इसमें क्या पूछा है, उपयुक्त नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम का चयन कूट की सहायता से करें। उपर्युक्त नदियों का पश्चिम से पूर्व, कहाँ से कैसा याद करना है हमें, पश्चिम से पूरब की तरफ जाना है, तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो हमें किधर जाना है, पश्चिम से पूर्व पूछा है। तो कौन कौन सी नदी है, केन सिंध चंबल बेतवा, केन सिंध चंबल बेतवा, तो सबसे पहले कौन सा पड़ता है, चंबल, फिर सिंध, फिर केन, फिर बेतवा, ठीक। कौन कौन सा है, सबसे पश्चिम में चंबल, फिर सिंध है, फिर बेतवा है, फिर केन है, कौन सा इसमें सही होगा, एक। आठवीं का कौन सा सही है, ए सही है। तो देखिए इसे आप फिर से समझिए, चंबल सबसे पश्चिम में पड़ता है, फिर कौन सा पड़ता है, सिंध, फिर कौन सा पड़ता है, बेतवा, फिर केन, तो इसमें कौन सा सही है, ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, भारत में केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और भारतीय रबर शोध संस्थान कोच्चि केरल में है, कहाँ पे है, कोच्चि केरल में है। तो सत्य कथन चुने, इनमें से कौन सा सत्य कथन है, भारत में केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये सही है, दूसरा गलत है, कोच्चि केरल में नहीं है। अब आते हैं 10वें नंबर पे,
निम्नलिखित में से कौन सी एक शैल आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से नहीं बनी है? निम्नलिखित में से कौन सी एक शैल आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से नहीं बनी है? तो नीस है, एम्फी बोलाइट है, सिस्ट है और फाइलाइट है। कौन कौन सा है? नीस, एम्फीबोलाइट, सिस्ट और फाइलाइट। तो इसका कौन सा सही है? डी, फाइलाइट। निम्नलिखित में से कौन सी एक शैल आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से नहीं बनी है? तो कौन सा नहीं बना है? फाइलाइट नहीं बना है। तो इससे क्या एक और आंसर निकला कि ये तीनों इसी से बने, आग्नेय चट्टानों से, नीस, एम्फी बोलाइट और सिस्ट। चलिए अब आते हैं 11वें पे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। तो इनमें से कौन सा है? सम्मेलन दिया है और निर्णय। सम्मेलन और निर्णय। हेलेंस्की सम्मेलन, हेलेंस्की सम्मेलन, वियना सम्मेलन, कानकुन सम्मेलन और पृथ्वी रियो सम्मेलन। तो इसका क्या सही होगा? देखिए, हेलेंस्की सम्मेलन कहाँ हुआ था? किसके लिए हुआ था? सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा। इसमें क्या निर्णय लिया गया था हेलेंस्की सम्मेलन में? सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा। वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था? किस लिए हुआ था? इसका निर्णय क्या आया था? तो ओजोन स्तर का संरक्षण। तो कौन सा होगा? एक, हेलेंस्की सम्मेलन ये हो जाएगा, यानी कि ये दोनों नहीं होगा। फिर वियना सम्मेलन का क्या था? ओजोन स्तर का संरक्षण। तो हो जाएगा 4। इसी से हमारा आंसर निकल गया ए। लेकिन हम पूरा देख लेंगे, ठीक। कानकुन सम्मेलन, कानकुन सम्मेलन का निर्णय क्या था? हरित जलवायु कोष की स्थापना। क्या था? हरित जलवायु कोष की स्थापना। और पृथ्वी रियो सम्मेलन क्या था? एजेंडा 21 को स्वीकृति दी गई थी और ये काफी फेमस था। तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं। हेलेंस्की सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था नहीं, मतलब इसका निर्णय क्या था? हेलेंस्की सम्मेलन का निर्णय क्या था? सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा। वियना सम्मेलन का निर्णय क्या था? ओजोन स्तर का संरक्षण। कानकुन सम्मेलन का क्या था? हरित जलवायु कोष की स्थापना। और पृथ्वी रियो सम्मेलन का निर्णय क्या था? एजेंडा 21 को स्वीकृति दी गई थी। तो कौन सा सही है? ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र एवं गंगा की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। तो कौन सा क्या पूछा है इसमें? सत्य कथन पूछा है। कैसा पूछा है? सत्य कथन। तो देखिए ये दोनों सत्य हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र और जब गंगा दोनों एक दूसरे से मिलती हैं तो किस नाम से आगे बढ़ती हैं? पद्मा के नाम से आगे बढ़ती हैं। अच्छा, क्या ये आप बता सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र से गंगा बांग्लादेश में किस स्थान पे मिलती है? तो भैरवा बाजार करके एक स्थान है, वहीं पे ब्रह्मपुत्र गंगा से मिलती है और वहीं से इनका नाम क्या पड़ जाता है? पद्मा। काफी अच्छे क्वेश्चन दिए गए इसमें। संगीत के इतिहास के संदर्भ में भाजा की गुफाओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन क्या है? संगीत के इतिहास के संदर्भ में भाजा की गुफाओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या पूछा है? सत्य पूछा है। इनमें भारतीय कला में ढोलक का सबसे पहला चित्रण शामिल है। गलत है ये। उनमें भारत के सबसे पुराने विदित संगीत के संकेतक चिन्ह मौजूद है। तो ये भी गलत है। सातवाहन काल के दौरान गुफाओं का उपयोग संगीत विद्यालय के रूप में किया जाता था।
ये भी गलत है। इन गुफाओं में की गई नक्काशी से साबित होता है कि तबला एक ताल वाद्य यंत्र का उपयोग भारत में कम से कम 3200 वर्षों से किया जा रहा है। यही क्या है? सही है। तो संगीत के इतिहास के संदर्भ में भाजा की गुफाओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इन गुफाओं में की गई नक्काशी से साबित होता है कि तबला एक ताल वाद्य यंत्र का उपयोग भारत में कम से कम 2300 वर्षों से किया जा रहा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 में क्या कहा गया है? हाइड्रोपोनिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मृदा आधारित पोषक तत्वों से भरपूर कृषि क्षेत्रों में पौधे लगाने की एक विधि है। यह शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां कृषि योग्य भूमि क्या है? प्रदूषित है। तो इसमें क्या पूछा है? उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? हाइड्रोपोनिक्स यह मृदा आधारित पोषक तत्वों से भरपूर कृषि क्षेत्रों में पौधे उगाने की एक विधि है। तो बिल्कुल गलत। यह शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां कृषि योग्य भूमि प्रदूषित है। तो बिल्कुल सही। केवल दूसरा। कौन सा सही है? केवल दूसरा। भारत के संविधान के संदर्भ में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। प्रस्तावना उल्लेखित है। प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों में, केवल प्रस्तावना में, केवल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ना तो प्रस्तावना में और ना ही नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो कौन सा आंसर होगा? देखिए, ये मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया है आप लोगों को कि जो न्याय है 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये प्रस्तावना में भी है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों में दिया गया है। तो कौन सा आंसर सही होगा? ए। कौन सा सही होगा? ए। काकतीय राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काकतीय राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रमप्पा मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासन के दौरान रेचरला रुद्र द्वारा किया गया था। ठीक। काकतीय परिवार के कुछ ताम्रपत्र शिलालेखों में उन्हें क्षत्रिय योद्धा वर्ग से संबंधित बताया गया है। इसमें कौन सा सही है? क्या पूछा है इसमें? उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, आप लोग इसे करिए तो तक हम पानी पी लेते हैं, प्यास लगी है बहुत तेज। देखिए, काकतीय राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रमप्पा मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासन के दौरान रेचरला रुद्र द्वारा किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। काकतीय परिवार के कुछ ताम्रपत्र शिलालेखों में उन्हें क्षत्रिय वर्ग से संबंधित बताया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है? कथन 1 और 2 दोनों सही है। इसमें कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानी संरचनाएं हैं? तो क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानी संरचनाएं हैं? लैकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक, काल्डोरा और बाढ़ बेसाल्ट।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। क्या उत्तर चुनना है? सही। तो देखिए इसमें कौन कौन सा है, तो लेकोलिथ होता है, बेथोलिथ भी होता है, डाइक ये भी होता है, लेकिन काल्डोरा और बाढ़ बेसाल्ट ये कैसी चट्टानें हैं, ये ऊपर बनती हैं, अंतर्वेदी नहीं है ये। ठीक है, कौन कौन सी है? लेकोलिथ, बेथोलिथ और डाइक ये अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें हैं, और काल्डोरा और बाढ़ बेसाल्ट ये धरातल पर उत्पन्न होती हैं, ये धरातल पर दिखती हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा? 1, 2 और 3। आंसर होगा सी। क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से विषम है क्योंकि राज्य का अस्तित्व और उसकी क्षेत्रीय अखंडता संसद में निहित है, अधिक महत्वपूर्ण विषय केंद्र के पास निहित है, भारतीय संघ के कुछ राज्यों और अन्य घटक इकाइयों के केंद्र के साथ संबंधों में अंतर है, आपातकालीन प्रावधानों की उपस्थिति जो हमारे संघीय ढांचे को अत्यधिक केंद्रीकृत प्रणाली में बदल सकती है। तो कौन सा आंसर होगा इसका? देखिए, भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से विषम है क्योंकि भारतीय संघ के कुछ राज्यों और अन्य घटक इकाइयों के केंद्र के साथ संबंधों में क्या है? अंतर है, इसलिए विषम है। तो इसका क्या आंसर होगा? सी। विधान परिषदों में स्वराजवादी गतिविधियों की उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है क्वेश्चन? एक बार फिर से पढ़िए ध्यान से। विधान परिषदों में स्वराजवादी गतिविधियों की उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की सीमाओं को उजागर किया। दूसरा, विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो क्या होगा इसका आंसर? 19 का बताइए जल्दी। इसमें क्या दिया है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर देना है, यानी कि सही बताना है। तो इसमें देखिए दोनों सही हैं, सी ही होगा। उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की सीमाओं का उजागर किया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा आंसर होगा? सी। अब आते हैं 20। भारतीय नदियों और तदनुरूप राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। उपयुक्त में कौन सा सही सुमेलित है? लोहित, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, चंबल राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नर्मदा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्या मतलब पूछा है कि कौन सी नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, लेकिन क्वेश्चन देखिए कैसा है, भारतीय नदियों और तदनुरूप राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। कितना कंफ्यूजन वाला ये शब्द है तदनुरूप। तो देखिए इसका देखते हैं हम लोग कौन सा आंसर सही होगा। लोहित ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, चंबल राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से चंबल होकर जाती है क्या? नहीं। नर्मदा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, हाँ। लोहित ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, नहीं, मुझे तो लगता है ये दोनों नहीं होंगे। ये नर्मदा जो है वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाती है। तो कौन सा आंसर सही होगा? सी। मेरे ख्याल से ये सी हुई होगा। अब हम आते हैं आर्टिकल 21 पे। अनुच्छेद 22 के अनुसार न्यायिक हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? उसे यथाशीघ्र उसकी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। क्या ये अधिकार है उसे? बिल्कुल है। उसे इसमें क्या पूछा है? क्या नहीं है पूछा है ना, तो ये तो होगा, ये अधिकार दिया गया है उसे। उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का
अधिकार है कि नहीं? ये देखिए 22 के बी 22 के सी में कहा गया है कि उसे जिसे गिरफ्तार किया जाएगा उसे अपनी मर्जी का वकील रखने का अधिकार होगा और उसे यथाशीघ्र गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया जाना, ये किसमें है? 22 के ए में है। ठीक है, 22 के ए में है ये। और सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना उसे 3 महीने से अधिक हिरासत में रखा जा सकता है। तो ये बात गलत है, नहीं रखा जा सकता है। यही होगा हमारा आंसर। उसे ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सही है और ये किसमें है? 22 के बी में ये कहा गया है। 22 के सब आर्टिकल बी में कहा गया है कि उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। और आप ये छोटे छोटे आर्टिकल ना मैं शॉर्ट वीडियो में बता के डालती हूँ, आप वहां से देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। अब हम आते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये क्या है? दक्कन में स्थापित सातवाहन साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना मौर्य साम्राज्य के समान थी। और कारण क्या दिया गया है? कि सातवाहनों के प्रांतीय गवर्नर के पास काफी हद तक स्वायत्तता थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, तो कौन सा होगा सही उत्तर? देखिए, दक्कन में स्थापित सातवाहन साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना मौर्य साम्राज्य के समान थी। ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी कि ए तो सही है। सातवाहनों के प्रांतीय गवर्नर के पास काफी हद तक स्वायत्तता थी। ये क्या है इसमें? तो देखिए, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये इसका व्याख्या कर रहा है? नहीं। ये कैसे पता करते हैं? देखिए, दक्कन में स्थापित सातवाहन साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना मौर्य साम्राज्य के समान थी, क्योंकि सातवाहनों के प्रांतीय गवर्नर के पास काफी हद तक स्वायत्तता थी। क्या ये मैच हो रहा है? यहाँ पे क्यों की लगा के देखते हैं। ठीक है, तो ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या होगा? ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यही होगा बी इसका आंसर। अब हम चलते हैं आर्टिकल 23 क्वेश्चन नंबर 23 पे। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली को लागू करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? देखिए, ये तो बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना ही चाहिए। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली को लागू करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो किस आयोग ने किया था? विधि आयोग ने किया था। किस आयोग ने किया था? विधि आयोग ने। राय गज केसरी और दाय गज केसरी की उपाधियां 1 मिनट क्या है? राय गज केसरी और दाय गज केसरी की उपाधियां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थीं? तो किससे संबंधित थी? गजपति राजवंश से संबंधित थी। देखिए, राय गज केसरी और दाय गज केसरी की उपाधि किस राजवंश से संबंधित थी? तो गज से याद रखिएगा, गजपति राजवंश से संबंधित थी। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूना सार्वजनिक सभा, समिति आयु अधिनियम, गौर अक्षड़ी सभा और आत्मीय सभा। बाल गंगाधर तिलक उपयुक्त में से किससे संबंधित थे?
इसका आंसर बताना है। तो पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित थे, बिल्कुल थे। सम्मित आयु अधिनियम से संबंधित थे, तो बिल्कुल थे। गौरक्षणी सभा से संबंधित थे क्या? बिल्कुल नहीं, तो 3 नहीं होगा। आत्मीय सभा से संबंधित थे, तो ये भी नहीं। तो इसमें क्या होगा आंसर? ए और 1 और 2 बस सही है, तीसरा और चौथा गलत है। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूना सार्वजनिक सभा सम्मित आयु अधिनियम से वो संबंधित थे, गौरक्षणी सभा और आत्मीय सभा से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित कथनों में से किनमें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के विषय में उल्लेखित किया गया है? ये राजा तो अपनी राजधानी ही चेंज कर दिए थे। और आप लोग अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मुझे बताइएगा कि ये अपनी राजधानी चेंज करके ले कहाँ गए थे? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना, इससे आपका ना रिवीजन भी होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। निम्नलिखित में से किनमें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन के विषय में उल्लेखित किया गया है? तारीखे फिरोज शाही, तबकाते नासिरी और तहजीबुल अखलाक, फतुह उस सलातीन, कैसे कैसे नाम थे। तो किस किस में है? 26 का क्या होगा? तारीखे फिरोज शाही इसमें है, और फतुह उस सलातीन इससे भी पता चलता है। तो कौन सा आंसर होगा? 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा डी। हम फटाफट करते हैं 1 घंटे में, ताकि 50 क्वेश्चन तो हो ही जाए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में क्या है? संसद द्वारा वर्ष 1966 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अनुच्छेद 241 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी संघ राज्य हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। निम्नलिखित में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। किसका चयन करना है? सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा है? देखिए, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ये सही है। कैसे? देखिए, संसद द्वारा वर्ष 1966 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, क्योंकि अनुच्छेद 241 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी संघ राज्य क्षेत्र हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। तो व्याख्या हो रही है कि नहीं? हो रही है ना? तो कौन सा आंसर होगा? आंसर ए। हेरी सिएरा फोमिस से आप क्या समझते हैं? क्या है क्वेश्चन? हेरी सिएरा फोमिस से आप क्या समझते हैं? यह सुंदर वन के मैंग्रोव वनों में पाई जाने वाली मूल्यवान इमारती लकड़ी है। यह पश्चिम घाट के पूर्वी हिस्सों में पाई जाने वाली एक अति सुगंधित कायिक जड़ है। दिख नहीं रहा है, अभी दिखेगा। अब दिख रहा है। यह आर्द्र पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली एक लचीली लकड़ी है। यह हिमालय वनों में पाई जाने वाली एक औषधि वृक्ष की छाल है। तो क्या है क्वेश्चन? हेरी सिएरा फोमिस से आप क्या समझते हैं? तो इसका क्या है? यह सुंदर वन के मैंग्रोव वनों में पाई जाने वाली मूल्यवान इमारती लकड़ी है। कुल तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोल तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोल तार प्राप्त होता है। यह अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है, जिसमें लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। सिल्वर फिश व स्लब जैसे घरेलू कीटों को भगाने के लिए उपयुक्त नेप्थलीन गोलियां कोल तार से प्राप्त होती हैं। इसमें से कौन सा सही है? क्या पूछा है? सत्य कथन पूछा है। तो कौन सा सही है?
29 का कौन सा सही है? देखिए, कोल तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोल तार प्राप्त होता है, तो बिल्कुल सही है। यह अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है जिसमें लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सिल्वर फिश व स्लग जैसे घरेलू कीटों को भगाने के लिए उपयुक्त नेफ्थलीन गोलियां कोलतार से प्राप्त होती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा ए। अब फटाफट करते हैं जल्दी जल्दी। कार्बन चक्र में बैक्टीरिया किस प्रकार की भूमिका निभाता है? क्या है क्वेश्चन? कार्बन चक्र में बैक्टीरिया किस प्रकार की भूमिका निभाता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, CO2 के स्थिरीकरण में, सभी मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा, CO2 के स्थिरीकरण में, रासायनिक संश्लेषण में, CO2 के स्थिरीकरण में। तो कौन सा सही होगा? डी। सितंबर 2025 में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन क्या दिया है? इसका आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में हुआ था। इसका आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में हुआ था। और श्रीलंका ने फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम को क्या किया था? पराजित किया था। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सही है। श्रीलंका ने फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम को पराजित नहीं किया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो चीन के हांगझोउ शहर में हुआ था इसका आयोजन। तो कौन सा आंसर है? केवल ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सम्मेलन और आयोजन दिया है और शहर दिया है। विश्व पर्यटन शिखर सम्मेलन। विश्व पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? मेलाक में हुआ था। विश्व पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बाली। हाँ, विश्व पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? मेलाक में हुआ था। तो ए का हो जाएगा 2। आंसर में देखते हैं ए का 2 कहाँ कहाँ दिया है। तो ये दोनों एलिमिनेट करके हट गया, बचा है 2। चलिए, वैश्विक सांस्कृतिक सम्मेलन 2025। वैश्विक सांस्कृतिक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बाली में हुआ था। अभी भी हम नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक एक दिया है। शांति शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? तो शर्म अल शेख में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख। तो अब एलिमिनेट हो गया, ये भी आंसर हुआ ये। तो विश्व पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? मिलाक में। वैश्विक सांस्कृतिक सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? बाली में। शांति शिखर सम्मेलन 2025 हुआ था शर्म अल शेख में। और विश्व रोबोट शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बीजिंग में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक राज्यपाल के संबंध में सत्य नहीं है? क्या पूछा है? सत्य नहीं है, यानी कि गलत पूछा है। राज्यपाल 5 वर्षों से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, ये तो गलत है, हटाया जा सकता है। राज्यपाल का वेतन एवं भत्ता राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, तो बिल्कुल भारित तो होता ही है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है, तो बिल्कुल सही है। सभी कथन सत्य हैं। इसमें पूछा क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक राज्यपाल के संबंध में असत्य है? तो राज्यपाल के संबंध में असत्य क्या है? राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व तो हटाया जा ही सकता है, राष्ट्रपति तो हटा ही देता है, तो यही होगा हमारा आंसर। अब आते हैं 34 पे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? जैवनाशी रसायनों को रेंगती मृत्यु कहा जाता है। कारण है, ये रसायन विषैले अवशिष्ट के रूप में आहार श्रृंखला में प्रविष्ट होते हैं तथा मनुष्य एवं जंतुओं में आहार के माध्यम से प्रविष्ट हो जाते हैं।
ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैव नाशी रसायनों को रेंगती मृत्यु कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन तो अगर आए ना तो मैं तो कहूँगी उसे छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना गलत बहुत हो जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन में हम लोग अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन दिखे ना तो उसे स्किप कर दीजिएगा, उसी में भलाई है। लेकिन यहाँ स्किप नहीं किया जाएगा, यहाँ तो देखा जाएगा। जैवनाशी रसायनों को रेंगती मृत्यु कहा जाता है। अच्छा, कारण क्या दिया है, ये रसायन विषैले अवशिष्ट के रूप में आहार श्रृंखला में प्रविष्ट होते हैं तथा मनुष्य एवं जंतुओं में आहार के माध्यम से प्रविष्ट हो जाते हैं। तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं, सही व्याख्या हो रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्रोमीन एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। और दूसरा क्या है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, ए और बी दोनों सही हैं। ब्रोमीन एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ये बिल्कुल सही है। लिथियम सबसे हल्की धातु है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही होगा। अब आते हैं 36 पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नलिखित में से कौन सा देश फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है? तो कौन कौन सा देश दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा और भारत। तो कौन सा सदस्य नहीं है, हमारा भारत इसका सदस्य नहीं है। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं और हमें अभी क्वेश्चन भी 15 ही करने हैं। 13, महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष जैन धर्म में मतभेद पैदा हो गया और जमाली संघ छोड़कर चले गए। यह मतभेद किस सिद्धांत के कारण पैदा हुआ था? क्या है क्वेश्चन, महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष जैन धर्म में मतभेद पैदा हो गया और जमाली संघ छोड़कर चले गए। यह मतभेद किस सिद्धांत के कारण पैदा हुआ था? तो बहुत्ववाद सिद्धांत, क्रियामाणकृत सिद्धांत, अनेकांतवाद सिद्धांत, सप्तभंगीय सिद्धांत। हे भगवान, कैसे कैसे नाम दिए हैं, याद भी ना हो जल्दी। तो कौन सा होगा इसमें, महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष जैन धर्म में मतभेद पैदा हो गया था, जमाली संघ छोड़कर चले गए थे। यह मतभेद किस सिद्धांत के कारण पैदा हुआ था? तो क्रियमाणकृत सिद्धांत के कारण हुआ था, ये सही है, क्रियमाणकृत सिद्धांत। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना कि याद ही ना हो जल्दी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि ऐसे क्वेश्चन को ना लिख लिया करिए और 2-3 बार बोलेंगे ना तो जबान पे आ जाएगा एकदम से, तो आसानी होगी। क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है, गिग अर्थव्यवस्था भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देती है। और दूसरा क्या है, भारत में गिग श्रमिक परिवहन, वितरण और फ्रीलांसिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। आप लोग इसे करिए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। एक घंटे से बोल रही हूँ ना, गला बैठ जा रहा है। तो आप लोग को आंसर मिला 38 का। देखिए क्या दिया है, गिग अर्थव्यवस्था भारतीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत में गिग श्रमिक परिवहन, वितरण और फ्रीलांसिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में सम्मिलित है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा है सही उत्तर,
बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु ए और आर सही की व्याख्या ए आर की सही व्याख्या सॉरी आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं 39 पे। 39 क्या है? निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र पुणे, काजरी जोधपुर, भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान नई दिल्ली। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है, तो बिल्कुल है हैदराबाद में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? पुणे में है? नहीं, यही है आपका आंसर, पुणे में नहीं है। काजरी जोधपुर में है। भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान नई दिल्ली में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में वृद्धि, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि, ईंधन और प्रकाश रेडियो जैसे एलपीजी, केरोसिन, बिजली आदि की कीमतों में वृद्धि। उपयुक्त में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सीपीआई को मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण बन सकता है? देखिए, क्या होगा इसका आंसर 40 नंबर का? केवल बी, पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या होगा? पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि उपयुक्त भारतीय अर्थव्यवस्था में सीपीआई को मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण बन सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? केवल 2 होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। निम्न में से कौन सा उन कारकों में शामिल नहीं था? देश की एकता एवं सुरक्षा एवं अनुरक्षण एवं संरक्षण। देश की एकता, सुरक्षा, अनुरक्षण, संरक्षण। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अपनाना, ये तो बोले ही थे। भाषी व सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क। तो इसमें पूछा क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। निम्न में से कौन सा उन कारकों में शामिल नहीं था? नहीं पूछा है ना, तो एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत, एक मिनट थोड़ा सोचने दीजिए, देखने दीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की है। ठीक, निम्न में से कौन सा उन कारकों में शामिल नहीं था? कौन सा कारण उस कारण में शामिल नहीं था? 41। देश की एकता, सुरक्षा, अनुरक्षण या संरक्षण शामिल था। भाषाई सांस्कृतिक एकरूपता, ये भी शामिल थी। वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क, हाँ देखिए ये भी शामिल था। क्या एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को अपनाया गया था? बिल्कुल भी नहीं, वो मना कर दिए थे कि वो बोले थे कि आप राज्य बना दीजिए अलग से, ठीक है, लेकिन एक भाषा और एक राज्य नहीं होना चाहिए। एक राज्य में एक से अधिक भाषाओं को रखना पड़ेगा। एक भाषा और एक राज्य को मना वो भी कर दिए थे। तो इसमें आंसर क्या होगा? बी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी इसके लेके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्टूबर 2025 में तुवालू IUCN का नया सदस्य देश बना है। वह IUCN का 90वां सदस्य देश बना है। चौथे नंबर का, 90 नंबर का। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। तुवालू जो है IUCN का सदस्य देश बना है, और चौथे नंबर का तो 90वां नंबर का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिप्स 2025 पहल के संबंध में सत्य है?
इस पहल का उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। लिप्स 2025 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा तैयार किया गया है। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। कैसे उत्तर का सही बताना है? तो 43 का क्या होगा? दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिप्स 2025 के संबंध में सत्य है? तो दोनों सत्य हैं। इस पहल का उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। तो बात बिल्कुल सही है। लिप्स 2025 को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा तैयार किया गया है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। भाप अंगार गैस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा। यह अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में उपयोगी है। इसे मिथाइल अल्कोहल भी बनाया जाता है। इससे मिथाइल अल्कोहल भी बनाया जाता है। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। 44 नंबर का क्या होगा? दोनों सही है। देखिए कैसे। भाप अंगार गैस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ये अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में उपयोगी है। बिल्कुल सही है। इससे मिथाइल अल्कोहल भी बनाया जाता है। तो ये भी बात भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा आंसर होगा? सी होगा। प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश स्थित गणराज्य से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। गणराज्य वर्तमान क्षेत्र रामनगर के कोलीप, फाजिल नगर क्षेत्र, पावा केमल, गंगा यमुना दोआब, कपिलवस्तु के साक के गोरखपुर जनपद और केशपुत के कलाम सिद्धार्थ नगर। इनमें से कौन सा होगा? रामनगर के कोलिप कहाँ थे? गोरखपुर जनपद से थे। तो ए का हो जाएगा 3। ए का 3 यहीं से आंसर हमें मिल गया। लेकिन देखना हम लोग को पूरा चाहिए। देखिए आंसर तो हमें मिल गया है लेकिन एक से ही कभी कभी होता है ना, एक ही आंसर पकड़ो उससे पता चल जाता है। रामनगर के कोलिप गोरखपुर जनपद से थे। पावा केमल फाजिल नगर क्षेत्र से थे। कपिल वस्तु के शाक्य किस क्षेत्र से थे? सिद्धार्थ नगर से। इससे भी आप लोग एकदम आसानी से पकड़ सकते हैं। और केशपुत के कलाम किससे संबंधित थे? तो गंगा यमुना दोआब से। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। देखिए अभिकथन क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतरिम रूप से कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। कारण क्या दिया है? यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों व पृथक्करण पर आधारित था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा सही है? देखिए दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सिद्धांतों को 1793 तक अंतरिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। तो बिल्कुल सही है क्योंकि यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों व पृथक्करण पर आधारित था। ए और आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। 47 वित्तीय समावेशन की निम्न योजनाओं के प्रारंभ होने का सही कालक्रम क्या है? लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। तो कौन सा सही है इसमें? इसमें कुछ और दिया है क्या? नहीं यही दिया है। वित्तीय समावेशन की निम्न योजनाओं के प्रारंभ होने का अच्छा सही कालक्रम पूछा है। मैं मिलान वाला सोच रही थी। इसमें सही कालक्रम पूछा है। तो लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। तो देखिए ये क्वेश्चन तो मुझे अभी सही से नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर इसका ईयर पता होगा ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि अभी इसका ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इसे मैं छोड़ रही हूँ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए।
सही उत्तर क्या पूछा है? द लीडर समाचार पत्र दिया है और उसके संपादक दिया है। 48। द लीडर के संपादक कौन है? नवीन चंद्र राय हैं। कौन है द लीडर के? नवीन चंद्र राय। कवि वचन सुधा के कौन है? कवि वचन सुधा के कौन है? भारुतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। ज्ञान प्रदायिनी के कौन है? ज्ञान प्रदायिनी के कौन है? नहीं, वेट, गलत मैंने बताया है, ये नहीं होगा। देखिए, कवि वचन सुधा के कौन है? कवि वचन सुधा के हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। तो देखिए यहाँ 4-4 दिया है, तो ये दोनों तो हम हटा सकते हैं आराम से, लेकिन ये 2 मिला, ये भी सेम है, तो यहाँ से भी निकालना पड़ेगा। यानी कि द लीडर के कौन है? मदन मोहन मालवीय। द लीडर के कौन है? मदन मोहन मालवीय। कवि वचन सुधा के कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। और ज्ञान प्रदायिनी के कौन है? नवीन चंद्र राय जी हैं। और मुंबई दर्पण के कौन है? बाल शास्त्री। मुंबई दर्पण के कौन है? बाल शास्त्री। द लीडर मदन मोहन मालवीय। कवि वचन सुधा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ज्ञान प्रदायिनी नवीन चंद्र राय। और मुंबई दर्पण के कौन है? बाल शास्त्री हैं। ठीक है, अब आते हैं 49 नंबर पे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कांग्रेस का अधिवेशन दिया है और पारित कार्यक्रम दिया है। ठीक है, क्वेश्चन है 49 नंबर का। तो लाहौर अधिवेशन 1929 से क्या पारित हुआ था? कौन सा कार्यक्रम पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज। लाहौर अधिवेशन, यहीं से पूर्ण स्वराज को अपनाया गया था। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4। ए का 4 कहाँ दिया है? बी में दिया है और सी में दिया है, यानी कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अच्छा, कराची 1931 के अधिवेशन से राष्ट्रीय एकता मौलिक अधिकार ही था ना? हाँ, मौलिक अधिकार था। तो यहाँ मौलिक अधिकार हो जाएगा बी। आपका आंसर इन्हीं 2 से मिल गया। देखिए, लाहौर से मिला, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज वहीं से मिला था। नहीं मिला नहीं था, मतलब कार्यक्रम पारित किया गया था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, यहाँ से इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को पारित किया गया था। फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था, और ये यहाँ कौन सा कार्यक्रम पारित हुआ था? मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम। और रायगढ़ 1940 में हुआ था, राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम को पारित किया गया था। आप देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन ये देती हूँ। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में भी जाने जाने वाले उन्होंने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और साक्ष्य नामक एक पत्रिका शुरू की। उपयुक्त कथनों में दिए गए व्यक्तित्व में से किसका उल्लेख किया गया है? धनंजय रामचंद्र, गाडगिल, जवाहरलाल नेहरू, प्रशांत चंद्र महालनोबिस और कड़कनंद नाथ राजन। आपको इसका आंसर खुद बताना है। आप नहीं बता पाएंगे तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगी, लेकिन आप इसका आंसर पहले खुद ढूंढेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम बस यहीं से समाप्त करते हैं। 50 क्वेश्चन हमने किया है, और आप लोगों को इस 50 में से जितने भी नहीं आते होंगे, पेपर उठाइएगा A4 साइज का, लिख लीजिएगा कि ये गलत हुआ था मेरे से, और वहीं पे क्वेश्चन लिख लीजिएगा और उसका आंसर एनालिसिस वहीं पे कर लीजिएगा। जो छोड़ दिया होगा आपने, मतलब आपको पढ़ता ही नहीं होगा, पढ़ा ही नहीं आपने, उसको अलग पेज पे लिखिएगा और लिख दीजिएगा कि ये मुझे पता नहीं था। उसके बाद उस टॉपिक को आप अच्छे से जब थियरी पार्ट कंप्लीट करिएगा तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इससे आपका क्या होगा ना, जितने भी आप मॉक लगाएंगे उसका एनालिसिस अगर तैयार रहेगा ना, तो 20 भी लगाएंगे ना तो उसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा, जो लास्ट में रिवीजन करने में एक तो आसानी होगी और बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे आपके। तो आज के लिए बस इतना ही। संडे से स्पेशल में
आज बस इतना ही रखते हैं, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, बाय बाय। और देखिए आप लोग को मैंने क्लास भी करवाया है, तो आप लोग क्लास करना मत भूलिएगा। क्लास आप करेंगे तो चीजें आप लोग को और क्लियर होती जाएंगी। तो बाय बाय, राधे राधे।